हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सीबीवी का आर्ट्स क्लास में। आज का वीडियो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। महाकुंभ का महामैराथन 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए हैं। अगर आप इन क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं तो 100% यहां से पेपर में जरूर आएगा। आपको विश्वास दिला देते हैं कि आपको इसी वीडियो में तैयार भी करवा देंगे। 1% का भी आपको एहसास नहीं होगा कि आपको याद नहीं हो रहा है। 70 नंबर पक्का करना तो सारे क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, क्योंकि मैं जो क्वेश्चन लेकर आया हूं ये पिछले सालों से लगातार पूछे जा रहे हैं। तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, तैयार कर लीजिए, आपके पेपर में जरूर देखने को मिलेगा। भूगोल विषय का 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न तैयार करेंगे, फिर 50 लघु उत्तरीय क्वेश्चन लेकर आऊंगा, फिर 50 जो है आपके बहुविकल्पीय क्वेश्चन लेकर आऊंगा, फिर 50 ऐसे दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन लेकर आऊंगा। सारा का सारा क्वेश्चन आपका इसी में तैयार हो जाएगा और फिर मानचित्र का भी क्वेश्चन करवा दूंगा। हर चीज आपको अच्छे से करवा दूंगा दोस्तों। 100% सही तरीके से आपको जेन्युइन तरीके से समझाऊंगा और अच्छे से तैयार भी करवा दूंगा। ठीक है, सबसे पहले आज के इस वीडियो में 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस प्रकार से आप देख पाएंगे। ये क्वेश्चन है जो पिछले सालों से लगातार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, आप इस प्रकार से क्वेश्चन का पैटर्न दे सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं क्वेश्चन दिखा दे रहा हूं, हम लोग उत्तर अब यहाँ से शुरुआत करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। तो आपके सामने जो है यहाँ पे उत्तर आ चुका है। अब एक एक करके आसान शब्दों में समझेंगे। मैं थोड़ा सा आप कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो मैं आपको समझाने की पूरी गारंटी लेता हूं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन कि मानव भूगोल के विशेष क्षेत्र की व्याख्या कीजिए। मानव भूगोल के विशेष क्षेत्र की व्याख्या करना है। ठीक है, तो हमें समझना है कि मानव भूगोल क्या होता है और उसके विशेष क्षेत्र कौन कौन से, ये हमें समझना है। तो सबसे पहले आप एक हेडिंग बना लेंगे, मानव भूगोल के विशेष क्षेत्र की व्याख्या। ठीक है, इस प्रकार से अपनी कॉपी में लिखेंगे और लिखने के बाद जो है फिर आप जो है इसमें अपना आंसर जो है प्रेजेंट करेंगे। क्या लिखेंगे आइए समझते हैं। मानव भूगोल भूगोल की वह शाखा है, यानी जो मानव भूगोल है वो भूगोल की क्या है, एक शाखा है। पहला पॉइंट आगे देखिए, इसमें मानव और उसके पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यानी जो मानव भूगोल है, एक तरफ देखिए पर्यावरण है, ठीक है, एक तरफ क्या है पर्यावरण है और एक तरफ मानव है। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो अंतर संबंध होता है इसी को मानव भूगोल के नाम से जाना जाता है। तो ही बात इसमें कहा गया है, इसमें मानव और पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन ही जो है मानव भूगोल कहलाता है। दूसरा पॉइंट आगे देखिए, इसमें यह समझने का प्रयास किया जाता है कि लोग किस प्रकार भूमि, जल, वायु या अन्य प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए खेती, शहरों का विकास, उद्योग, जनसंख्या, वितरण आदि ये सब मानव भूगोल के हिस्सा माने जाते हैं। मैंने बहुत ही आसान शब्दों में आंसर को प्रेजेंट किया दोस्तों। आपको किसी किताब में ऐसा आंसर नहीं मिलेगा। मैंने अपने शब्दों में इसे कन्वर्ट किया ताकि आप इसे आसानी से समझ पाए और कोई माई का लाल काट नहीं सकता कि क्वेश्चन गलत है। ठीक है, 100% एक सही तरीके से आपको मैं बता रहा हूं। आप इसे लिखेंगे पूरा नंबर आपको मिलेगा, एग्जामिनर चेक करेगा 2 नंबर आपको दे देगा भैया। ठीक है, सही तरीका है, अच्छे से प्रेजेंट करिए। उदाहरण के लिए भी आप समझा सकते हैं, जैसे खेती करना, मानव क्या करता है, प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करता है और फिर खेती करता है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। यानी मानव जो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करता है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, तो मानव का प्रकृति के साथ संबंध है, कुछ न कुछ रिलेशन है और उसी रिलेशनशिप को मानव भूगोल के नाम से जाना जाता है। जैसे आपका अपने माता पिता के साथ, अपने परिवार के साथ कुछ न कुछ संबंध है, कुछ ना कुछ संबंध है। आप अपने परिवार के लिए कुछ करने को तैयार हो जाएंगे, मतलब कुछ करने का मतलब ये कि अपने परिवार के लिए जो भी खुशियां हैं वो देने को तैयार हो जाएंगे। तो आपके परिवार के साथ आपका कोई संबंध है, कोई जुड़ाव है, कोई लगाव है। बिल्कुल, ये संबंध, ये लगाव, ये जुड़ाव ही मानव भूगोल के नाम से जाना जाता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। मानव संसाधन का क्या अर्थ है इसको समझना है। तो मानव संसाधन के बारे में हम लोग समझते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग डाल देंगे मानव संसाधन, ठीक है, और इसके बारे में लिखेंगे। मानव संसाधन का मतलब किसी देश या समाज के लोगों का कार्य क्षमता, कौशल और ज्ञान से होता है। मैं एग्जांपल से समझाता हूं, बिल्कुल घबराइएगा मत। जो मानव संसाधन है, मानव अपने आप में एक बहुत बड़ा संसाधन है और इस दुनिया का सबसे बड़ा संसाधन तो मानव ही है। ठीक है, क्योंकि मानव ही सब कुछ निर्धारित करता है, निश्चित करता है कि कैसे हमें क्या करना है, और मानव सबसे बड़ा संसाधन बनकर उभरा है पूरी दुनिया में।
तो यहाँ पे कह रहा है कि जो देश है या समाज के जो लोग होते हैं उनकी कार्य क्षमता मतलब ये होगा कि भैया आपके अंदर कितनी क्षमता है, कुछ काम करने के लिए कितनी क्षमता है। ठीक है। कौशल का मतलब ये कि आपके अंदर कितनी स्किल है। जैसे मान लो अगर आपको कोई मशीन चलानी है, कोई गाड़ी चलानी है, तो गाड़ी चलाने के लिए क्या आपके पास स्किल है, नॉलेज है, कौशल है आपके अंदर, स्किल है आपके अंदर, तो उसी को कौशल कह सकते हैं कि मतलब कितना आपके पास उसकी क्षमता है, ज्ञान है। ठीक है। फिर ज्ञान वही चीज आती है कि आपको उस काम को करने के लिए कितना ज्ञान है। ठीक है। तो ये सारी चीजें जो आती हैं वो मानव संसाधन के ऊपर होता है कि मानव जो अपनी शक्ति से, यानी शक्ति का मतलब अपने ज्ञान से, अपनी क्षमता से किसी काम को आसान बना देता है, वो संसाधन हो जाता है। ठीक है। आगे देखिए, यह संसाधन समाज और अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए कह सकते हैं शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर आदि मानव संसाधन है। एक शिक्षक, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, ये सब करते क्या है, ये सब भैया देश के उस अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, जिसमें कहीं न कहीं एक समाज जो है पिछड़ापन महसूस करता है, लेकिन इन सब की वजह से समाज विकसित होता है। तो कहने का मतलब वही है कि मानव अपने आप में एक संसाधन है। आप शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर को दे सकते हैं। ये अपनी कार्य क्षमता और बौद्धिक क्षमता यानी ज्ञान से, बुद्धि से किसी काम को सरल कर देते हैं, आसान बना देते हैं। ठीक है। आगे देखिए, क्योंकि वे अपने कौशल का उपयोग समाज की भलाई के लिए करते हैं। तो ये बात यहाँ पे लिखा गया है, आसान शब्दों में समझ के आसान शब्दों में लिख सकते हैं। आप अपनी भाषा में भी कन्वर्ट कर देंगे तब भी दिक्कत नहीं होगी और समझ जाएंगे तो। ठीक है भैया। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे, लिंगानुपात क्या होता है, लिंगानुपात को परिभाषित कीजिए। हर साल पूछा जाने वाला प्रश्न है लिंगानुपात। ठीक है। इसके बारे में लिखेंगे। सबसे पहले वही काम करेंगे, क्वेश्चन से उठा के हेडिंग बना लेंगे और फिर आपका आंसर स्मार्ट हो जाएगा भैया। और लिखेंगे इसमें, लिंगानुपात किसी स्थान पर प्रति हजार पुरुषों के पीछे जो महिलाओं की संख्या होती है ना, महिलाओं की संख्या, उसी को लिंगानुपात कहा जाता है। ठीक है। लिंगानुपात का सूत्र होता है महिलाओं की संख्या बटे पुरुषों की संख्या गुणे 1000। ऊपर महिलाओं की संख्या होती है, नीचे पुरुषों की संख्या होती है, गुणे 1000 कर देंगे। इस प्रकार से लिंगानुपात निकाला जाता है। उदाहरण के तौर पे समझ सकते हैं, यदि किसी गांव की 1000 पुरुष हैं और वहां 950 महिलाएं हैं तो लिंगानुपात 950 होगा। ठीक है। इस प्रकार से तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो आपको बताया गया है लिंगानुपात, कि जितने, अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आपने जहां पे एग्जाम हॉल में बैठे रहेंगे ना, वहां पे देखिएगा, कमरे में नजर उठा के एक बार देख लीजिएगा ऐसे करके कि आपके कमरे में कितने गर्ल्स पढ़ रही हैं और कितने बॉयज पढ़ रहे हैं। ठीक है। उन दोनों का जो अनुपात होगा उसी को लिंगानुपात कहा जाता है। ठीक है। सिंपल। इसका सूत्र आप लिख सकते हैं, ऊपर महिलाओं की संख्या, नीचे पुरुषों की संख्या है, गुण 1000 कर देंगे, सूत्र बनकर तैयार हो जाएगा भैया। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, नगरीय अवशिष्ट प्रबंधन क्या है। नगरीय अवशिष्ट प्रबंधन की अगर बात करें तो इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले वही काम, हेडिंग बना लेंगे अच्छे से और उसके बारे में लिखेंगे नगरीय अवशिष्ट प्रबंधन शहरों में उत्पन्न कचरे को सही तरीके से इकट्ठा करना, अलग करना, पुनः उपयोग करना और सुरक्षित तरीके से निपटाना शामिल होता है। देखिए आपको बता दें, प्रबंधन का मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट। जैसे आप जिस स्कूल में पढ़ रहे होंगे कि स्कूल एक मैनेजमेंट होता है, एक गवर्नमेंट होता है। मैनेजमेंट का मतलब प्राइवेट, एक मैनेजर होते हैं। ठीक है। तो मैनेजमेंट जो करते हैं वो एक प्रबंधक होते हैं और उसी प्रबंधक को प्रबंधन कहते हैं, जो मैनेजमेंट करता होते हैं। अब अपने स्कूल को इस प्रकार से वो संचालन करते, इस प्रकार से मैनेज करते हैं कि अब उनका स्कूल अच्छे से चले, तो मैनेज करते हैं यानी मैनेजमेंट करता होते हैं। अवशिष्ट का मतलब होता है जो बचा खुचा पदार्थ हो, यानी कचरा जो होता है वो सब अवशिष्ट पदार्थ होता है। और नगरीय यानी शहरों में जो कचरे निकलते हैं उनका प्रबंधन किस प्रकार से किया जाए, कचरा कहाँ फेंकना है, किस प्रकार से कचरे का उपयोग करना है, कैसे उसको जो है वेरीफाई करना है, ये सब कुछ जो है तय करता है प्रबंधन पे। वही बात यहाँ पे कह रहा है कि जो नगरीय अवशिष्ट होते हैं ना, अवशिष्ट में जो कचरे निकलते हैं शहरों से, वो कचरे को सही तरीके से इकट्ठा किया जाए, एक ऐसी जगह इकट्ठा किया जाए जिससे प्रदूषण न फैले, पहला पॉइंट। दूसरा, उसको अलग करना। अलग करने का मतलब ये कि कुछ ऐसे कचरे होते हैं जिनको उपयोग मतलब दोबारा किया जा सकता है और कुछ ऐसे कचरे होते हैं जिनका पुनः उपयोग किया जाता है। तो ऐसे कचरे को अलग करना, उनका पुनः उपयोग करना, ये सब जो तरीके होते हैं ये सब प्रबंधन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। आगे देखिए,
इसके तहत जैविक कचरे खाद बनाने या पुनर्चक्र के लिए उपयोग किया जाता है। वही मैंने आपसे कहा कि कुछ ऐसे कचरे होते हैं जिनको पुनः उपयोग किया जाता है, दोबारा उपयोग किया जाता है, तो उनका जैविक कचरा बना लिया जाता है ताकि जो है उनमें कृषि क्षेत्रों में उपयोग किया जा सके दोबारा। ठीक है, आगे खाद बनाने में काम किया जाता है। पुनर्चक्रण मतलब जैसे पानी होता है ना, शहर को पानी, जो शहर का पानी होता है, गंदा पानी जो नाली का पानी होता है, उस नाली को पानी को फिल्टर करके पुनः फिर पानी वही शहरों में फिर भेजा जाता है। आप उस पानी को घर साफ करने के लिए, कपड़ा धोने के लिए, नहाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लेकिन जो यहाँ पे प्रक्रिया है उसे पुनर्चक्रण के माध्यम से समझ सकते हैं। तो अगर एक लाइन दो लाइन में समझना है तो आप समझ सकते हैं कि जो शहरों से कचरे निकलते हैं उन कचरों को ठीक तरीके से प्रबंधन करना ही नगरीय अवशिष्ट प्रबंधन के नाम से जाना जाता है। यानी कचरा जो निकल रहा है उसको सही जगह पे रखना, उसका पुनः उपयोग करना और उसको अलग करना, ये सब प्रक्रिया शामिल होती है। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, उदाहरण के माध्यम से एक पॉइंट लिख सकते हैं। दिल्ली जैसे शहरों में कचरे अलग करने के लिए हरित यानी गीला कचरा और सूखा कचरा डिब्बा का उपयोग किया जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे जो है शहरों में इस्तेमाल करते हैं गीला कचरा और सूखा कचरा। एक डिब्बा होता है, दो डिब्बा होता है, एक गीला कचरा वाला, एक जो है सूखा कचरा वाला। ठीक है, तो इस प्रकार से अलग डब्बे का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये भी प्रक्रिया जो यहाँ पे शामिल हो सकती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं। चतुर्थक क्रियाकलाप के दो सेवाओं का नाम लिखिए। तो इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है चतुर्थक क्रियाकलाप के दो सेवाओं का नाम। हेडिंग बना लेना है बढ़िया से और इसके बारे में दो सेवाएं लिखना है। पहले इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। चतुर्थक क्रियाकलाप ज्ञान और सूचना आधारित सेवाओं पर आधारित होते हैं। इसमें उच्च ज्ञान और सूचना आधारित इंफॉर्मेशन जो होता है उसको शामिल किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये उच्च क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ पे अगर बात करें तो इसके दो उदाहरण हैं। एक सूचना प्रौद्योगिकी जो IT सेवाएं होती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये हो जाएगा। दूसरा अनुसंधान, अनुसंधान का मतलब खोज, रिसर्च करना। ठीक है, अनुसंधान में विकास, ये 2 पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं। चतुर्थक क्रियाकलाप में विश्वविद्यालय शिक्षक भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। एक प्रबंधन भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, 2 पूछा है, जितना पूछा जाए उतना ही लिखना है। 2 पूछा गया है, 2 ही आपको लिखना है, इस पे 2 नंबर आपको मिल जाएगा भैया। ठीक है, इस प्रकार से आपको आंसर को प्रेजेंट करनी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं। 2 धात्विक खनिजों का नाम लिखना है, हेडिंग बना लेना है 2 धात्विक खनिजों का नाम। और एक हो जाएगा आपका आयरन और यानी लौह अयस्क, दूसरा बॉक्साइड हो जाएगा। इस प्रकार से ले देंगे 1 नंबर 2 नंबर, काम खत्म भैया। ठीक है, बस इतना काम करना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन छोटा इधर है, विश्व के किन्हीं 2 प्रमुख समुद्री पत्तन के बंदरगाहों का नाम लिखना है। बंदरगाह का मतलब होता है जो समुद्र के तट पर जहाज आके रुकते हैं और वहां से वस्तुओं और सेवाओं का आयात निर्यात किया जाता है, उसे बंदरगाह या जो है उसे पत्तन या सी पोर्ट के नाम से जाना जाता है। तो जापान की राजधानी टोक्यो हो जाएगी और एक सिंगापुर। सिंगापुर एक देश है और सिंगापुर जो है बंदरगाह, एक बंदरगाह भी है। ठीक है भैया, ध्यान रखेंगे इसको। तो यहाँ पे जो है टोक्यो जो जापान की राजधानी, ये भी एक बंदरगाह है। 2 भरना है, बहुत सारे बंदरगाह हैं लेकिन 2 भरना है, तो 2 को आप भर सकते हैं, तो आसान है, आप इसे भर सकते हैं। ठीक है, चलिए मानचित्र में भी आता है तो ध्यान रखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, मानव विकास क्या होता है? मानव विकास के बारे में समझना है। तो उत्तर लिखेंगे, पहले हेडिंग बना लेंगे मानव विकास और उसके बारे में लिखेंगे। मानव विकास का मतलब होता है लोगों को जीवन स्तर, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के अवसर में बेहतर बनाना। मानव विकास तब करेगा जब उसका स्वास्थ्य अच्छा होगा, जब उसकी शिक्षा अच्छी होगी, जब उसको रोजगार मिलेगा, तभी तो विकास करेगा मानव। आप खुद सोच सकते हैं मानव विकास कैसे करता है, मानव विकास कब करता है और मानव विकास कहाँ करता है। मानव विकास जब करता है जब उसका स्वास्थ्य अच्छा होता है, जब उसके पास शिक्षा होती है, जब उसको रोजगार मिलता है, तब मानव विकास करता है। ठीक है, आराम से समझ सकते हैं, ताकि वे अपनी क्षमताओं को पूरा उपयोग कर सके। उदाहरण के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को सुधार मानव विकास का हिस्सा होता है। एजुकेशन, शिक्षा जो होती है भैया, ये शिक्षा ऐसा होता है जो जिंदगी बदल देती है इंसान की। लेकिन कुछ लोग समझते नहीं, कुछ लोग एहसास नहीं करते हैं, कुछ लोग महसूस नहीं कर सकते हैं एजुकेशन की पावर क्या होती है। बाद में उनको एहसास होता है, जब उनका टाइम खत्म हो जाता है तब उनको एहसास होता है कि भैया पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो आपको अभी से समझ जाना चाहिए कि एजुकेशन की पावर क्या है। तो यहाँ पे पॉइंट आप लिख सकते हैं आसान शब्द में, कोई दिक्कत नहीं है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है निश्चयवाद क्या है। निश्चयवाद की बात करें दोस्तों, यहाँ पे देखिए निश्चयवाद के बारे में लिखेंगे, मानव शक्तियों की अपेक्षा प्राकृतिक शक्ति की प्रधानता स्वीकार करने वाली जो विचारधारा है उसी को निश्चयवाद कहा जाता है। इसमें प्रकृति सर्वशक्तिमान होता है।
निश्चयवाद का मतलब देखो सिंपल भाषा में कहा जाए तो निश्चय मतलब कि जो तय है, प्रकृति ने जो तय कर दिया है। जैसे सूरज उदय होता है ना, सूरज अस्त होता है, ये प्रकृति ने तय कर दिया है, सूरज उदय होगा अस्त होगा, दिन रात होगा दिन रात होगा भैया, ठीक है। बारिश होगी तो बारिश होगी, ये तय है, प्रकृति ने तय कर दिया है। इसका मतलब दोस्तों ये है कि जब प्रकृति के द्वारा मानव को कंट्रोल किया जाए तो जो है निश्चयवाद कहलाता है। और वही बात कहा गया कि मानव शक्तियों की अपेक्षा नहीं, मानव के पास जो पावर है उसको दरकिनार कर दिया गया, अपेक्षा नहीं हटा दिया गया है। अब किसकी उम्मीद की गई है? प्राकृतिक शक्तियों की, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, ठीक है, आपके कोई दोस्त है और आपने अपने दोस्त पे भरोसा कि भाई देखो एक काम करना है, हमको यहाँ चलना है, जो है मुझे मेरे पास गाड़ी नहीं है, गाड़ी लेकर चलना है, ठीक है। आपने उम्मीद किया, लेकिन आपकी उम्मीद को अगर तोड़ देता है तो आप किस पे भरोसा करेंगे? आप उस पे भरोसा करेंगे जो आपके भरोसे के काबिल होता है। आप उस दोस्त का सहारा लेंगे जो आपके सुख दुख में मदद करता हो। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि यहाँ जितनी भी शक्ति है प्रकृति के पास उसको हटा दिया गया है। अब प्राकृतिक शक्ति जो है वो प्रधानता है, उसको भरोसा करना है। तो वही बात यहाँ पे कि प्राकृतिक शक्ति की अपेक्षा जो मानव शक्ति की अपेक्षा जो प्राकृतिक शक्तियां हैं उसको जो है निश्चयवाद कहा गया है। और एक विचारधारा है जो लोग कहते हैं कि प्रकृति सर्वशक्तिमान है, तो प्रकृति को मानना है, प्रकृति के द्वारा ही सब कुछ निर्धारित है, ठीक है। इस पॉइंट को ले सकते हैं। आगे बात करते हैं मानव भूगोल को, ये दो क्षेत्र बताना है तो दो उप क्षेत्र है, ठीक है। ये दो उप क्षेत्र है, दो उप क्षेत्र में बताना है, दो ही लिखना है, कृषि भूगोल नगरीय भूगोल लिख सकते हैं, ठीक है। 2 पॉइंट आप यहाँ पे ले सकते हैं। क्षेत्र पूछे उप क्षेत्र पूछे, दोनों पॉइंट में आपको अलग अलग आंसर लिखना है, दोनों में से एक क्वेश्चन तो पक्का पूछा जाएगा। अब इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन 10 क्वेश्चन यहाँ मैंने कवर कर दिया है। अब बात करते हैं 10 क्वेश्चन आगे यहाँ पे। इस प्रकार से देखिए 20 क्वेश्चन आपको यहाँ पे होने वाला है। इस प्रकार से क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने आ चुका है। प्रकृति का मानवीकरण क्या है? प्रकृति का मानवीकरण क्या है? अगर सिंपल भाषा में समझाऊं मैं एक लाइन में तो इसे संभववाद कहते हैं, ठीक है। इसे संभववाद के नाम से जाना जाता है, प्रकृति का मानवीकरण। आइए देखते हैं क्या आंसर लिखेंगे इसमें। प्रकृति का मानवीकरण का व्याख्या का अर्थ है इसमें मनुष्य प्रकृति से डरता है। जो मनुष्य होता है वो प्रकृति से डरता है, उस पर जो है उस पर निर्भर नहीं रहता है, डरता नहीं है, सॉरी फॉर दैट, डरता नहीं है, यहाँ पे नहीं होना चाहिए, डरता नहीं है और उस पर निर्भर नहीं रहता है। यानी जो मनुष्य है वो प्रकृति से डरता नहीं है और उस पर निर्भर नहीं रहता है, बल्कि मनुष्य प्रकृति से स्वतंत्र रहता है, आजाद रहता है, जैसा मानव चाहेगा वैसा कर लेगा, अब पूरी तरह से वो आजाद है। तो यहाँ पे वही कह रहा है उसमें अपने अनुसार बदलाव कर सकता है। मतलब ये है जब बच्चा छोटा होता है तो बाप के शरण में रहता है, बाप के अनुसार काम करता है, लेकिन जैसे से वो बड़ा हो जाता है तो लगता है कि मैं अब आजाद हूँ, स्वतंत्र हूँ, जो मन कहेगा वो करूंगा। वही यहाँ पे बात कही जा रही है। अब कह रहा कि मानव कह रहा है कि अब प्रकृति कुछ नहीं है, मैं जो हूँ वो मैं हूँ। यानी मानव अब सर्वशक्तिमान हो रहा है धीरे धीरे। यानी बच्चा धीरे धीरे से बड़ा हो गया ना, तो बच्चा कह रहा है कि मैं हूँ अब सब कुछ, मैं आजाद हूँ, मैं जो मन कहे वो करूंगा, मेरी मन के जिससे उससे शादी करूंगा मैं। यानी मानव जो है अब सर्वशक्तिमान हो रहा है क्योंकि बच्चा बड़ा हो चुका है। वही बात यहाँ पे कह रहा है कि इसमें जो है मनुष्य प्रकृति से स्वतंत्र है, आजाद रहता है, उसमें अपने अनुसार बदलाव कर सकता है। आगे देखिए, इसके अंतर्गत संभववाद विचारधारा और नव निश्चयवाद की विचारधारा शामिल होती है। जैसे गर्मी लगने पर पंखा चला लेते हैं और आदि काम कर लेते हैं, ये सब कैसे हुआ? ये संभववाद विचारधारा होती है। कहने का मतलब ये है कि जो मानव प्रकृति के ऊपर निर्भर था, अब मानव सर्वशक्तिमान है, मानव कुछ भी कर सकता है और प्रकृति पर निर्भर नहीं है। यानी जैसा चाहिए प्रकृति वैसा मानव नहीं करेगा और मानव जैसा चाहेगा वैसा कर सकता है क्योंकि बच्चा बड़ा हो गया है। अब बच्चा बड़ा हो गया भैया तो सिंपल सी बात, जैसा मन कहेगा वैसा करेगा वो, ठीक है। जो मन कहेगा वो देखेगा मोबाइल में, है ना। कहने का मतलब ये है कि अब जो चाहेगा वो कर सकता है, ऐसे मानव है, मानव जो चाहेगा वो कर सकता है। इसी को संभववाद के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जनसंख्या नियंत्रण के 2 उपाय बताइए। 2 उपाय पूछा है, 2 ही लिखना है। पहला, परिवार नियोजन के साधन का उपयोग करना। दूसरा, जनसंख्या प्रति जागरूकता अभियान चलाना। कुछ पॉइंट है इसमें आप नोट कर सकते हैं, जो भी आपके दिमाग में आएगा आप उसे लिखिएगा। परिवार नियोजन का मतलब होता है कि किसी भी परिवार को बढ़ाना तो एक प्लानिंग बनाकर, योजना बनाकर वृद्धि करना है। हम दो हमारे एक, हम दो हमारे दो, ऐसा होना चाहिए।
हम दो हमारे 10, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये प्लानिंग नहीं है भैया। प्लानिंग का मतलब क्या होता है, हम दो हमारे 1 या हम दो हमारे 2, ऐसा होना चाहिए, ये प्लानिंग है। लेकिन ऐसा कहीं हम दो हमारे 5, हम दो हमारे 10, जो गलत है, ये प्लानिंग नहीं है। ठीक है, ये जनसंख्या वृद्धि है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रोपड़ कृषि की 2 फसलें बताइए। रोपड़ कृषि वो कृषि होती है जो बागानों में की जाती है, जिसे बागाती फसल भी कहते हैं, जो व्यवसाय के उद्देश्य के लिए किया जाता है। दूसरी बात ये है कि ये ज्यादातर बड़े क्षेत्रों में बड़ी पूंजी के साथ की जाती है, जैसे चाय है, कॉफी है, गन्ना भी है, इसमें आता है। ठीक है, बहुत सारे फसल आते हैं। 2 पॉइंट पूछा है, 2 लिख देंगे, पहला नंबर, दूसरा नंबर, 2 नंबर मिल गया, काम खत्म। ठीक है भैया, इस प्रकार से। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने आ चुका है। यहाँ पे भारत की श्रमजीवी जनसंख्या के प्रमुख संवर्ग क्या हैं? भारत के श्रमजीवी जनसंख्या के प्रमुख संवर्ग के बारे में बताना है। तो पहले आप हिंदी समझ जाइए, फिर आगे लिख लेंगे अपने आप। ठीक है, श्रम मतलब क्या होता है? मेहनत करना, मजदूरी करना। जीवी यानी जीव मतलब जीवी, ऐसा जो मजदूरी कर रहे हैं वो क्या है? अपने आप में कहें कि जीवित हैं, तभी तो काम कर रहे हैं। जनसंख्या एक ऐसी जनसंख्या जो कहीं न कहीं अपने आप को लगाती है, काम करती है और उससे अपने आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। ऐसे संवर्ग, ऐसे कौन-कौन से वर्ग हैं, ऐसे कौन-कौन से लोग हैं जो अपने जीवन यापन के लिए काम करते हैं। ठीक है, आगे देखिए कृषि। कृषि से संबंधित जो कार्य होते हैं, कृषि कार्य में लगे लोग होते हैं, वो कैसे होते हैं? वो श्रमजीवी होते हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं। यहाँ पे जो कृषि में काम करते हैं, अब तो कृषि में बहुत सारे यंत्र आ गए, मशीन आ गई, लेकिन पहले मानव क्या करता था? मानव अपने आप में श्रमजीवी था, मतलब एक अपना मेहनत करता था, अपना खुद मेहनत करता था, और जब खुद मेहनत करता था उसी को श्रमजीवी कहते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, उद्योग और सेवाओं में कार्यरत। अब बहुत सारे उद्योग और सेवाओं में कार्यरत है, कौन है? उस श्रमजीवी हैं। देखिए, एक मशीन काम करता है, ठीक है, एक मशीन काम करता है और एक मजदूर काम करता है। तो जो मजदूर है वो श्रमजीवी है और जो मशीन है वो निर्जीव है। सिंपल सी बात। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, गुच्छित बस्ती को परिभाषित कीजिए। बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, गुच्छित बस्ती को परिभाषित कीजिए। देखते हैं गुच्छित बस्ती कैसे परिभाषित कर सकते हैं। सबसे पहले जो मैंने लिखा दोस्तों, ऐसे ही आप गुच्छित बस्ती परिभाषा में यहाँ पे हेडिंग बना लेंगे और हेडिंग बनाने के बाद जो है इसके बारे में लिखेंगे। गुच्छित बस्तियां वे होती हैं जहां एक घर दूसरे घर मतलब पास पास होते हैं और उनमें रास्ते सकरे होते हैं, छोटे छोटे गांव होते हैं। ऐसी बस्तियां मैदानी भागों में देखने को मिलते हैं। जैसे अंगूर का गुच्छा होता है, चाबी का गुच्छा होता है, अंगूर का गुच्छा पास पास में होते हैं। तो ऐसे ही जो बस्तियां पास पास होती हैं, मतलब घर पास पास होते हैं, रास्ते सकरे सकरे होते हैं, आबादी बड़ी होती है, ठीक है, तो ऐसे क्षेत्र को गुच्छित बस्ती के नाम से जाना जाता है। आगे दोस्तों यहाँ पे देखेंगे, अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत में भू उपयोग के प्रमुख संवर्ग कौन कौन से हैं? तो संवर्ग का मैंने बताया कि ऐसे क्षेत्र जो भूमि का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, कृषि योग्य भूमि जो होती है उसका अच्छे तरीके से उपयोग किया जाता है। वन भूमि, इसका भी उपयोग किया जाता है। गैर कृषि उपयोग भूमि, गैर कृषि का मतलब ये कि जिसमें कुछ उद्योग, कुछ फर्म आदि, ये पूरी प्रक्रिया होती है, उसका उपयोग किया जाता है। तो ऐसे ही कुछ क्षेत्र हैं जिनका भूमि का उपयोग सही तरीके से किया जाता है। तो आप इनको 3 पॉइंट है आराम से लिख सकते हैं भैया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, भारत में जल प्रदूषण के 2 कारण बताइए। जल प्रदूषण क्यों होता है, उसके पीछे कारण क्या है? तो देखिए, पहला पॉइंट ये है, उद्योगों से निकलने वाला रासायनिक कचरा, यानी जो फैक्ट्री होते हैं, जो उद्योग होते हैं, उनसे रासायनिक कचरा निकलता है और फिर इसके बाद नदी में चला जाता है, नदी दूषित हो जाती है, तो जल प्रदूषण हो जाता है। घरेलू अपशिष्ट का जो कचरा होता है, जो घर से निकलते हैं, वो भी नदियों में जो है गिराया जाता है। तो इस प्रकार से जो है ये भी एक तरह से जल प्रदूषण का कारण माना जाता है। तो 2 पॉइंट है, आराम से इसे आप लिख सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पे निबल बोया गया क्षेत्र और सकल बोया गया क्षेत्र में अंतर बताना है भैया। तो निबल बोया गया क्षेत्र क्या होता है, सकल बोया गया क्षेत्र क्या होता है, ये समझते हैं। तो देखिए, पहले निबल बोया गया क्षेत्र देखते हैं। वह भूमि जो एक वर्ष में फसल बोने के लिए उपयोग की जाती है उसे निबल बोया गया क्षेत्र कहते हैं। सिंपल सेंटेंस, सिंपल भाषा में आराम से समझ सकते हैं। ठीक है, वह भूमि जो एक वर्ष में फसल बोने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे सकल बोया गया क्षेत्र देखिए। अगर सकल बोया गया इसके बारे में बात करें तो यहाँ पे देखिए, फसलों की कुल खेती की गई भूमि, फसलों की कुल खेती की गई भूमि जिसमें एक ही भूमि पर एक वर्ष में कई फसल बोई जाती है, उसे सकल बोया गया क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको एक लाइन में समझाऊं तो बस आप इतना समझ जाइए, निबल बोया गया क्षेत्र मतलब एक भूमि पर एक वर्ष में एक फसल बोई जाती है, पहला पॉइंट।
सकल में क्या होता है, सकल में एक वर्ष में एक ही खेती पर, ठीक है, कई सारी फसलें उगाई जाती हैं। जैसे गेहूं के साथ सरसों बो दिया जाए, उसी में जौ बो दिया जाए, उसी के आसपास आलू बो दिया जाए, उसी में मूली बो दिया जाए। तो ये क्या है, एक साथ में कई प्रकार के कई बार फसलें उगाई जाती है। मतलब इसमें एक वर्ष में एक बार में फसलें बोई, कई बार फसलें उगाई जाती हैं, ठीक है। तो ऐसी प्रक्रिया जो होती है उसमें इस प्रकार को सकल बोया गया क्षेत्र कहते हैं। इस पॉइंट को ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लो जो भूमि है, ठीक है, वो जो भूमि होती है एक वर्ष में जो है कई बार फसलें उगाई जाती है। मतलब कि उसमें गेहूं भी उगाया गया, चावल भी उगाया गया, फिर इसके बाद कुछ और फसल बोया गया, मतलब खेत कभी खाली नहीं रहता है। तो ये भी इस प्रकार से इसमें आप पॉइंट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। चाहे आप वो पॉइंट ऐड करिए, इसमें एक बार कई फसलें उगाई जाती हैं, या उसमें आप लिख सकते हैं कि जब जमीन खाली होता है, ठीक है, तो उसमें खाली ना होकर उसमें कुछ न कुछ बोया रहता है, ताकि जो है उसमें कुछ न कुछ उत्पादन होता रहे। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं उसे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है जल संभर प्रबंधन क्या होता है। प्रबंधन का मतलब मैंने बता दिया है, मैनेजमेंट, कैसे मैनेजमेंट करना है। अब किसका करना है, जल। संभर का मतलब होता है कैसे उसको इकट्ठा करना है, कैसे संरक्षण करना है, कैसे बचाना है, ये करना है समझ। जब आपको सेंटेंस समझ में आ जाएगा तो आप अच्छे से कुछ न कुछ लिख पाओगे, ठीक है। यह तकनीकी जल संरक्षण के लिए पूरे जल स्रोत क्षेत्र को प्रबंधित करने की प्रक्रिया है, जिसमें मिट्टी, पानी, पौधों का संरक्षण आदि शामिल होता है। जल संभरण का मतलब ये होता है, अगर सिंपल भाषा में कहूं, जैसे कि राजस्थान में क्या होता है, राजस्थान में बारिश नहीं होती, बारिश कम होती है। तो राजस्थान की खासकर जो पश्चिमी एरिया है, जहाँ पे मरुस्थल वाला क्षेत्र है, वहां बारिश बिल्कुल नामात्र के बराबर होती है। तो वहां पे जल संभर प्रबंधन अपनाया जाता है, यानी जल को किस प्रकार से संरक्षण करना है, जल संरक्षण करना है, कैसे बचाना है, जो बारिश का पानी होता है उसका कैसे संरक्षण करना है, वहां पे जो वन है, वन क्षेत्र यानी पौधारोपण, पौधा संरक्षण, उनको कैसे संरक्षण करना है, ये पूरी प्रक्रिया जल संरक्षण पर निर्भर होती है। तो कहने का मतलब ये है कि जल संभर प्रबंधन में हम जल को कैसे बचाएंगे, उसका संरक्षण कैसे करेंगे, ये सब प्रक्रिया इसमें शामिल होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है। नेक्स्ट है कि मानव भूगोल की जो है उप क्षेत्र बताइए। अब देखिए यहाँ पे उप क्षेत्र लिखा है, तो उप क्षेत्र में लिख सकते हैं यहाँ पे जनसंख्या भूगोल, ठीक है, दूसरा आर्थिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, ग्रामीण एवं शहरी भूगोल। इसमें जितना पूछा जाए, 2 पूछा है 2 लिखेंगे, 4 पूछा 4 लिखेंगे, ठीक है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ऐसे लिखने का सही तरीका होता है, पहले आप हेडिंग बना लीजिए और इसके बारे में आप पॉइंट वाइज लिख दीजिए, बहुत ही परफेक्ट नंबर मिलता है, एग्जामिनर खुश हो जाता है, उसको पता चल जाता है भैया बच्चे ने सही तरीके से लिखा है। कॉपी सही तरीके से लिखा कैसे जाए ये भी बहुत लोगों को पता नहीं होता है। अगर आपको लिखने नहीं आता है तो आपको नंबर बहुत कम मिल सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा, इसलिए मैं प्रोसेस में आपको बता दे रहा हूं। फिर इसके बाद तो क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन वो कंप्लीट कर चुके हैं, यानी 20 क्वेश्चन आपका तैयार हो चुका है, और फिर से नया क्वेश्चन आता है, 30 क्वेश्चन आपके सामने फिर से आते हैं। तो यहाँ पर चलिए क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट आपके सामने है, मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। क्या होता है मानव भूगोल, आइए समझते हैं। मानव भूगोल भूगोल की वह शाखा है जिसे मानव और उसके पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यह मानव और गतिविधि जैसे जनसंख्या, संस्कृति, कृषि, उद्योग आदि इन सब का अध्ययन किया जाता है। सिंपल भाषा में कहा जाए, इसके बारे में लोग चर्चा कर लिए हैं। जब मानव और प्रकृति के अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाए तो उसे मानव भूगोल कहा जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं, आपके सामने यहाँ पे है। उसी परिभाषा को थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, रटजल के अनुसार लिख लेते हैं। यहाँ पे रटजल ने कहा कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संश्लेषित अध्ययन है। संश्लेषित का मतलब जुड़ा होना, मिला होना। जब हार्ड वर्ड समझ में नहीं आएगा तो आप परिभाषा अच्छे से याद नहीं कर पाएंगे। संश्लेषित का मतलब होता है मिला होना, जुड़ा होना। किससे जुड़ा होना, किससे मिला होना, प्रकृति का समाज के साथ या मानव प्रकृति के साथ जो जुड़ा है, जो मिला है, उसी के अंतर संबंध को हम मानव भूगोल कहते हैं, ठीक है। उदाहरण के तौर पे लिख सकते हैं किसी क्षेत्र की जनसंख्या का अध्ययन करना, वहां के कृषि पैटर्न को समझाना, ये सब मानव भूगोल को परिभाषित करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने 22 है दोस्तों। यहाँ पे मानव संसाधन क्या होता है, तो देखिए मैंने इसके बारे में चर्चा कर लिया है। मानव संसाधन क्या होता है, क्वेश्चन रिपीट किए हैं, पूछे गए हैं। मानव संसाधन का मतलब लोगों की क्षमता और कौशल, ज्ञान, उनकी उपयोग, उनकी जो कार्य क्षमता होती है उसके आधार पे मानव संसाधन को तय किया था। जैसे एक इंजीनियर है, उनको कौशल मतलब पुल बनाने का कौशल है, एक शिक्षक है, उनको जो है ज्ञान यानी पढ़ाने का कौशल है। तो इस प्रकार से मानव अपने आप में एक संसाधन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, प्रारंभिक और द्वितीयक क्रियाकलापों में अंतर बताइए। प्रारंभिक क्या होता है, द्वितीयक क्रियाकलाप क्या होता है, इसको समझना है।
तो प्रारंभिक जो क्रियाकलाप होता है ये प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित होती है, जैसे खेती, मछली, वानिकी। वानिकी मतलब वन, ठीक है, वन होता है। तो जो प्राथमिक क्रिया वो होती है जो प्रकृति पर आधारित होती है, ठीक है, प्रकृति पर आधारित होती है और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया जाता है, उसे प्राथमिक क्रिया कहते हैं। दूसरा द्वितीयक क्रिया देखिए, ये कच्चे माल को उत्पादन में बदलने की गतिविधि है, जैसे कि उद्योग विनिर्माण। अगर द्वितीयक क्रिया की बात करें, जैसे कि अगर बात करें गेहूं से आटा बनाना, तो ये क्या है, द्वितीयक क्रिया है। लेकिन गेहूं क्या है, गेहूं हमें प्राप्त होता है भैया प्राथमिक क्रिया से। जब प्राथमिक क्रिया को द्वितीयक क्रिया में बदल दिया जाए तो उसे द्वितीयक क्रिया के नाम से जाना जाता है। जैसे गेहूं से आटा, तो गेहूं क्या है, प्राथमिक है, जब उससे आटा बना देंगे तो द्वितीयक क्रिया में बदल जाता है। इसी प्रक्रिया को द्वितीयक क्रियाकलाप कहा जाता है। तो इस प्रकार से आप लिख देंगे, पूरा नंबर 2 नंबर आपके यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चौथा आपके सामने है, यहाँ पे 24 नंबर है। पल्ली बस्ती क्या होती है? पल्ली बस्ती छोटे व ग्रामीण इलाकों में स्थित ऐसी बस्तियां होती हैं जो जहां लोग कृषि और पशुपालन कार्य में लगे होते हैं। इनका छोटा एक कस्बा होता है, एक पूर्वा होता है। जैसे मतलब एक गांव होता है ना, गांव में छोटे छोटे पूर्वे होते हैं, ठीक है, पूर्वे होते हैं। उन्हीं पूर्वा को अलग अलग जगह पे नाम दिया जाता है, जैसे किसी पल्ली बस्ती कहीं कहते हैं, कहीं नगला बस्ती कहते हैं, कहीं ढाणा बस्ती कहते हैं, कहीं पन्ना बस्ती कहते हैं, ऐसे से नाम होते हैं उनके। तो पल्ली बस्ती वो बस्ती होती है जो अपनी एक अलग पूर्वा होता है, अपना कस्बा होता है, और जो लोग कृषि पशुपालन के कार्यों में लगे होते हैं। ऐसे आप सेंटेंस को लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत के किन्हीं 2 सिंचाई साधनों का नाम लिखना है। तो भारत के किन्हीं 2 सिंचाई साधनों का नाम आप यहाँ पे देख पाएंगे। नहर होता है, ठीक है, कुआं होता है, ट्यूबवेल होता है। कुआं का इस्तेमाल तो अब नहीं होता है, ट्यूबवेल लिख सकते हैं यहाँ पे। तो नहरें होती हैं, ट्यूबवेल होती हैं, ठीक है। बड़े बांध से पानी नहरों के माध्यम से खेतों तक पहुंचाया जाता है, ये हो गया, ठीक है। और ट्यूबवेल में जमीन से पानी निकाल कर सिंचाई की जाती है। तो इस प्रकार से 2 पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये 2 पॉइंट हो गया, आप इसमें अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद तो 25 क्वेश्चन आपके सामने मैंने यहाँ पे कवर किए हैं। अब इसके बाद 25 क्वेश्चन में कवर करूंगा अगली वीडियो में, ताकि जो है आप उसे अच्छे से पूरा तैयार कर पाएंगे और बोर भी ना हो, पूरा अच्छे से क्वेश्चन तैयार कर पाए। अगर आपको उसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी आपको अवेलेबल करा देंगे। पीडीएफ के लिए जो है आप एक नंबर नोट कर पाएंगे, यहाँ पे नंबर नोट कर सकते हैं यहाँ पे 83 82 92 47 99। आप इस पे व्हाट्सएप कर देंगे, मैं आपको व्हाट्सएप पे आप पे भेज दूंगा और आप इसे जो है अपना ले सकते हैं पीडीएफ, बिल्कुल फ्री में, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से इसको पढ़िए, रिवीजन करिए। मुलाकात करेंगे इसके पार्ट 2 में। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और जिंदगी में स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।